हेलो डा, कैसे हो? पढ़ रहे हो ना? पढ़ना ही चाहिए। तो मैं यथार्थ मिस्त्री, आपका अपना यथार्थ भैया जो कि पढ़ाता है फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो बेटा आज क्या लेके आए हैं? तो केमिस्ट्री वन वन शॉट, है ना बेटा? तो आज हम केमिस्ट्री वन जो है हमारा, मतलब कि कितने चैप्टर है सर स्टैंडर्ड 11 के अपने? अपने कितने चैप्टर बेटा? ये अपने इतने चैप्टर, 7 चैप्टर। कितने? ये जो 7 चैप्टर है, ये जो 7 चैप्टर है उसको आज हम कवर करने वाले हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री बिल्कुल करेंगे। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री, है ना, बेसिक एनालिटिकल टेक्निक, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, केमिकल बॉन्डिंग, रेडॉक्स रिएक्शन एंड एमपीटी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। बाकी के जो भी यहाँ पे हमारे चैप्टर है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। इसका केमिस्ट्री जो जल्दी आएगा। तो इसके अंदर हम क्या क्या करने वाले बेटा? इसके अंदर ये वीडियो कैसा रहने वाला है सर? बेटा वन शॉट रहने वाला है। ऑल कंसेप्ट्स एंड क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। फॉर्मूलाज एंड डेरिवेशंस भी यहाँ पे 110% होने वाले हैं। तो चलो भाई चैप्टर वन स्टार्ट करते हैं। सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, एचएससी महाराष्ट्र बोर्ड 11th। इंट्रोडक्शन देखते हैं भाई। तो केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द कंपोजिशन, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड द चेंजेस इट अंडरगोस। ओके, चलेगा। केमिस्ट्री एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम कंपोजिशन यानी कि कुछ स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के, वो कैसे बना है उसकी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं भैया? केमिस्ट्री बोलते हैं। मैटर के बारे में एक्चुअली हम स्टडी करते हैं। तो मैटर क्या है बेटा? मैटर इज एनीथिंग हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ओके, मास कुछ ऐसी चीज़ जो मैटर ऐसी चीज़ जिसके कुछ मास होगा और कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। मैटर इज मेड अप ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ओके, मैटर जो रहता है वो स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल से बना रहता है। आगे बढ़ते हैं तो अब जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स है वही पढ़ने वाले बेटा हम इस चैप्टर में, सब चैप्टर्स में। चलो, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बेटा हमको लॉज पढ़ने हैं। सबसे पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास स्टेटमेंट। इन अ केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। ओके सर, ये तो एक्सप्रेशन ही हमको पता है। ये कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब ये हमारा डायलॉग आता है कि मास के नाइदर भी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। अभी इधर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, तो मास का कैसा बन जाएगा? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। मैथमेटिकल इसका फॉर्म क्या है देखो बेटा, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ, देखो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। बिल्कुल सही कहा सर आपने। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी देख लिया हमने, स्टेटमेंट भी देख लिया, और एग्जांपल के तौर पे CaCO3 गिव्स CaO प्लस O2। अरे सर ये तो बहुत इजी है ना। Ca को रख दिया O के साथ, मतलब CO बन गया, और O बन गया CO, और CO को रख दिया इधर, लेकिन एक ऑक्सीजन इधर दे दिया तो CO2 बन गया। तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, ये इंपॉर्टेंट, सारे लॉस इंपॉर्टेंट है, सारे लॉज इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, दूसरा लॉ कौन सा है? लॉ ऑफ डिफाइनाइट प्रोपोर्शन, जिसके किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट। ओके, स्टेटमेंट क्या है? अ केमिकल कंपाउंड्स ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स इन द सेम फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय अ मास। मतलब जो भी एलिमेंट्स रहते हैं बेटा वो सेम प्रोपोर्शन, मतलब कि सेम रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं, है ना। मतलब कि इधर कुछ H है, इधर कोई एक एलिमेंट है, लेट्स से A एलिमेंट है, प्लस इधर कोई एलिमेंट है, B एलिमेंट है, लेट्स से जो C दे रहा है। तो बेटा इसका रेशियो 2:1 अगर होगा तो इसका रेशियो भी 2:1 होगा। ओके, तो इस तरीके की यहाँ पे बात की है। स्टेटमेंट क्या है? हो गया एग्जांपल, यहाँ पे वाटर ले सकते हैं। ओके, वाटर ले सकते हैं। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। कुछ बेटा ये कुछ 7-8 घंटे की वीडियो नहीं होने वाली है, 1 घंटे की वीडियो होंगी। हम यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं, एक्चुअल में क्विक रिवीजन कर रहे हैं। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन जॉन डाल्टन ने दिया है बेटा, ये जो साइंटिस्ट के नाम है और जो इसके नाम है ये याद रखो। स्टेटमेंट, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, द masses of one element that combined with a fixed mass of the other element are in simple whole number ratio.
ये भी वैसा ही बोल रहा है कि होल नंबर रेशियो में फिक्स्ड प्रोपोर्शन में यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट है भाई के लुसेक्स लॉ। नेक्स्ट क्या है, के लुसेक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। क्या बोल रहा है, व्हेन गैस रिएक्ट दे डू इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो बाय वॉल्यूम। ओके, वॉल्यूम के सेम रेशियो में आता है, मतलब कि अगर ये दो वॉल्यूम ऑफ H2 है, एक वॉल्यूम ऑफ O2 है, तो दो वॉल्यूम ऑफ H2, मतलब रेशियो क्या बन गया, 2:1:2। ये बेटा इंपॉर्टेंट वाला पार्ट है। नेक्स्ट है एवोगाद्रोस लॉ। नेक्स्ट है एवोगाद्रोस लॉ। Equal volumes of all gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules. Same contains same number of temperature and pressure contains equal number of volume. ओके सर, बिल्कुल सही कहा। तो इसका रिजल्ट क्या बोलेंगे हम कि 1 मोल गैस एट एसटीपी ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर। ये याद रखना, ये न्यूमेरिकल्स में है, आगे ये न्यूमेरिकल्स में पूछते हैं। नेक्स्ट है डेल्टन्स एटॉमिक थियरी। बेटा मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, समझा देता हूँ। ओके, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, डेल्टन्स एटॉमिक थियरी। देखो बेटा, ये मैं बोल रहा हूँ 7-8 घंटे की वीडियो नहीं है, स्ट्रीम मत करो। ओके, ये हम शॉर्ट क्विक रिवीजन कर रहे हैं वीडियो का, जो हमारे 7 चैप्टर से पहले उसका, और इसकी नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। चलो, सबसे पहले जॉन डाल्टन ने 1808 में एटॉमिक थियरी प्रपोज की, है ना। जॉन डाल्टन प्रपोज द थियरी इन 1808। क्लियर है। पोस्टुलेट्स, इसके पोस्टुलेट्स मतलब कि इसके फायदे, इसके जो फायदे थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे बेटा। ये जो सारे स्टेटमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैटर इज मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। मैटर जो रहते हैं वो एटम से बने रहते हैं, बिल्कुल सही कहा सर। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रोपोर्शन। ओके, मतलब कि मैंने सोडियम में से छोटा सा पार्ट सोडियम निकाला था, वो सोडियम ही रहेगा, कोई दूसरा पार्ट नहीं रहेगा। ओके, बिल्कुल सही कहा। ओके, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मास एंड प्रॉपर्टीज। ओके, जो दूसरे डिफरेंट एलिमेंट्स रहेंगे उनकी मास और उनकी प्रॉपर्टीज अलग रहेंगी एज पर देयर स्ट्रक्चर। चलेगा। Atoms can be combined in simple whole number ratio in the form of, okay, atoms combined in simple whole number ratio form compound. Okay, बिल्कुल सही कहा सर, है ना। प्रॉपर। ओके, in chemical reactions atoms are rearranged but not created or destroyed. Okay, modern modification। चलो, तो ये पोस्टुलेट्स जो थे बेटा, है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट। ओके, पोस्टुलेट्स जो थे वो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट थे, याद रखना है, ये आपको एग्जाम में आ सकते हैं। सबसे पहले हाँ सर, मैटर जो रहता है वो छोटे छोटे एटम से बना रहता है, बिल्कुल। और जो मास रहता है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन मास एंड प्रॉपर्टीज। ओके सर, ये भी क्लियर है। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट मासेस एंड प्रॉपर्टीज। ओके सर, बिल्कुल सही कहा। एटम्स कंबाइन इन सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म कंपाउंड्स। ओके ओके ओके। इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर रीअरेंज्ड बट नॉट क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। एटम्स को, केमिकल को, रिएक्शंस को हम उलट पुलट कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या बना नहीं सकते। चलो, मॉडर्न मॉडिफिकेशंस, कुछ मॉडिफिकेशंस थी इसके अंदर, मतलब कि कुछ उसको वापस से कुछ और थ्योरी को थोड़ा डेवलप किया। एटम्स डिविजिबल है। ओके, एटम्स क्या डिविजिबल है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ये हम सब इलेक्ट्रॉन्स को बोल सकते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में यहाँ पे डिविजिबल है। आइसोटॉप्स एक्सिस्ट, है ना, सेम एलिमेंट डिफरेंट मास। आइसोटॉप्स एग्जिस्ट होता है मतलब कि सेम एलिमेंट डिफरेंट मास। आगे बढ़ते हैं, क्या है नेक्स्ट, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास। एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास बेटा यहाँ से मोल कंसेप्ट चालू हो रहा है, मोल कंसेप्ट यहाँ पे चालू हो रहा है ना, मोल कंसेप्ट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट। ओके, चल बढ़ते हैं आगे। एटॉमिक मास सबसे पहले हमको पढ़ना है। Atomic mass is mass of an atom relative to 1/12 of mass of carbon 12 atom. Okay, बेटा जो एक एटॉमिक मास रहता है कार्बन का, वो 12 एटम के एक 1/12 पार्ट ऑफ मास रहता है। ओके, इतना आप समझ
लेके चलो, ओके, ध्यान में लेके चलो। यूनिट क्या होता है बेटा, AMU, एटॉमिक मास, है ना, एटॉमिक मास यूनिट रहता है ये। 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻24 ग्राम। ये रिलेशन बेटा याद रखना, ये आपको एग्जाम में आएगा। 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 ग्राम चलेगा। एग्जाम्पल के तौर पे एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का सर मास कितना है, 1 है। अरे सर 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 मल्टीप्लाई बाय 10⁻24 है ना। Therefore हम क्या बोल सकते हैं कि जो हाइड्रोजन रहेगा वो 1 AMU रहेगा, क्योंकि इसका मास ही 1 ग्राम है। क्लियर हुआ। चलो, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन इज 16 AMU। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन का यहाँ पे एटॉमिक नंबर क्या है सर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मतलब कि 8 दूनी 16, 16 उसका मास है, एटॉमिक मास, यानी कि 16 AMU इसका मास हो गया। नेक्स्ट है मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्या है भैया, मॉलिक्यूलर, नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलर मास। नेक्स्ट क्या है, मॉलिक्यूलर मास। बेटा इसके नोट्स मिल जाएंगे, टेंशन क्यों लेते हो यार आप, सब डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने लिख के दे दिया है। एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या बोलता है भाई, सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल एटम्स इन मॉलिक्यूल, है ना। एग्जांपल के तौर पे अगर H2SO4 है तो H मतलब कि 2 मॉलिक्यूल है, 2 को मल्टीप्लाई करो 1 से, क्योंकि उसका मास कितना है, 1 प्लस। अब S सल्फर मतलब कितना सर, 32 प्लस। ऑक्सीजन मतलब कि 4 उसका है, मल्टीप्लाई बाई उसके कितने मॉलिक्यूल है, 4 मॉलिक्यूल है, उसका मास कितना है, 16 है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, 2 + 32 + 64 इज नथिंग बट 98 AMU। ये तो समझ में आया क्या, बताओ भाई, समझ में आया, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्रिस्टल क्लियर हुआ। ये बेटा इंपॉर्टेंट है, ओके। ये ऐसे एग्जाम्पल आपको सॉल्व करने के लिए आते हैं। कुछ नहीं बेटा, खाली मल्टीप्लाई कर देना है। अभी 2 है तो मल्टीप्लाई 1 किया, 32, ओके। एस खाली एक ही आइटम है तो उसका एटॉमिक मास 30 हो, तो 32 है तो 32 लिख दिया। SO4 मतलब कि 4 मल्टीप्लाई बाय 16, ऑक्सीजन का 16 और उनके 4 मॉलिक्यूल्स मतलब कि 4 से मल्टीप्लाई किया, 98 है। मोल कंसेप्ट एक्चुअली मैंने इधर से लिख के दिया है, लेकिन पीछे का भी जो था वो मोल कंसेप्ट ही था। डेफिनेशन ऑफ मोल क्या है भाई, 1 मोल इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस कंटेनिंग 6.002 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ पार्टिकल्स, ओके। चलो, दिस नंबर इज कॉल्ड एज एवोगाद्रो नंबर। इसको एवोगाद्रो नंबर बोलते हैं। इसकी वैल्यू हमेशा याद रखनी चाहिए आपको, 6.00022 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 मोल। ये याद रखना बेटा, याद रखना बेटा, और याद रखना। रिलेशंस इन मोल कंसेप्ट, नंबर ऑफ मोल इज गिवन मास अपॉन मोलर मास, दैट इज इसकी फॉर्मूला याद रखो खाली, N इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास, है ना। एक्चुअली यहाँ पे छोटा m होना चाहिए, सॉरी नीचे छोटा m होना चाहिए, मास अपॉन मोलर मास। रुक जाओ, मास अपॉन यहाँ पे मास अपॉन मोलर मास मतलब कि यहाँ पे छोटा m होना चाहिए, या तो हम मोलर, यहाँ पे मोलर मास लिखना है यार, कैसे लिखना, मोलर चलो, तो यहाँ पे मास अपॉन मोलर मास, यहाँ पे अब हम मोल का फॉर्मूला हो गया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स बोला तो ये जो नंबर ऑफ मोल्स है उसको मल्टीप्लाई करते हैं एवोगाद्रोस नंबर के साथ, तो हमको नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिल जाएगा। वॉल्यूम एट ऑफ गैस एट STP, 1 मोल गैस एट STP, यहाँ पे ये तो हमने आगे ही देख लिया। नेक्स्ट है मोलर मास, है ना, मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ओके। 1 मोल का जो मास रहता है उसको मोलर मास बोलते हैं। स्टोइचियोमेट्री, ओके। एक क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन 4 ग्राम हर्ड H2 रिएक्ट्स विद एक्सेस O2, है ना। स्टेप 1 बैलेंस इक्वेशन, 2H2 + O2 gives 2H2, ओके। अब H2 का यहाँ पे
2H2 है तो यहाँ पे एक H2 मतलब कि कितना, एक, तो 2H2 कितना हो गया, 2 ग्राम पर मोल, 2 ग्राम पर मोल हो गया। ओके, देयरफॉर इसका ये क्या बन जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या बन जाएगा, मास अपन मोलर मास, मास कितना है 4, अपन मोलर मास है 2, देयरफॉर 2 मोल्स यहाँ पे आंसर आ गया, है ना। अब मोल रेशियो कैसे बनाएंगे भाई, तो ये हो गया मोल रेशियो, मोलर मास यहाँ पे H2O बन गया 18 ग्राम बाई मोल, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा भाई 36, 36 आंसर आ गया। ये बेटा घर पे जाके प्रैक्टिस करना है ऐसे सवाल को, प्रैक्टिस। these प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेसिकली, प्रैक्टिस दिस क्वेश्चन, ओके, प्रैक्टिस करेंगे, प्रॉमिस, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, एक सेकंड ना चेक कर लेता हूँ रिकॉर्डिंग तो हो रहा है ना भाई, ओके, स्टॉप रिकॉर्डिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग, ओके चलो रिकॉर्डिंग तो हो रहा है भाई। आगे बढ़ते हैं, सब न्यूमेरिकल एग्जांपल यहाँ पे हमने देखने हैं। अच्छा ये तो बेसिक, सबसे क्या दिया है, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर में कितने मोल रहेंगे। सर मेरे को बताओ वाटर का यहाँ पे मोलर मास क्या रहता है, सर 18 है ना, और उसका मास क्या रहता है 36, मास अपन मोलर मास करो हो जाएगा 36/18 करो, है ना, मास सॉरी 36 रहता है और मोलर मास 18, तो 2 आ गया आंसर। ऐसे सवाल आते हैं भाई। न्यूमेरिकल नंबर 2, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 2 मोल्स ऑफ CO2, मॉलिक्यूल से n इंटू Na, मास अपन मोलर मास करेंगे तो 2 मोल्स है ना, मतलब कि 2 तो आंसर दे ही दिया है, मतलब कि 2 × 6.002 × 10⁻23, देयरफॉर यहाँ पे आंसर आ जाएगा। बहुत इजी सवाल है, लेकिन ऐसे सवाल ही पूछते हैं आपको, है ना, ऐसे ऐसे ये मेरे ये PYQ है, ये PYQ है बेटा, ये PYQ है आपके HSC के। चलो आगे बढ़ते हैं, अब चैप्टर नंबर 2, ओके, स्टोइचोमेट्री वाला कंसेप्ट बाकी था। स्टोइचोमेट्री क्या है, कैलकुलेशन ऑफ क्वांटिटीज है जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की जो क्या इन्वॉल्व करता है, केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शन को बेटा हमको रेशियो करके कुछ तो आप कैलकुलेशन करनी रहती है, बेसिक आइडिया। स्टेप्स टू सॉल्व स्टोइचोमेट्री प्रॉब्लम, सबसे पहले बैलेंस इक्वेशन करो, मोल्स में कन्वर्ट करो, मोल रेशियो फॉर्म यूज करो और उसको मास वॉल्यूम या पार्टिकल्स में कर दो, हो गया। चलो नेक्स्ट चैप्टर बेटा, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल केमिस्ट्री टेक्निक्स। तो बेटा आपको कुछ नहीं, चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन जो मैंने बताया इधर वही याद रखना है ना। देखो मैटर क्या है याद रखो, मासिस के ये लॉज है, ये लॉज याद रखो, डेल्टन्स एटॉमिक थियरी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, फिर यहाँ पे एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास बहुत इंपॉर्टेंट, मोल कंसेप्ट बिल्कुल इंपॉर्टेंट, और बाकी स्टोइचोमेट्री भी इंपॉर्टेंट है, और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना कुछ नहीं करना है आपको। चलो आगे बढ़ते हैं, चैप्टर 2, इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल टेक्निक्स, है ना। इंट्रोडक्शन टू एनालिटिकल टेक्निक, एनालिटिकल टेक्निक है कि बेटा ऐसा साइंस ब्रांच ऑफ साइंस है ना, जो क्या करता है, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन, एस्टिमेशन ऑफ केमिकल कंपोनेंट्स को स्टडी करने में काम लगता है। तो देखते हैं इसकी डेफिनेशन, व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, व्हाट इज एनालिटिकल केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस विथ डील्स विथ द स्टडी ऑफ separation, identification and estimation of chemical components in a substance, ओके। डेफिनेशन क्लियर है, कभी कभी आती है सवाल में, हाँ ये 2 मार्क के लिए सवाल में आती है बेटा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी लिख देने के तैयार आपके लिए। सर नोट्स किधर मिलेंगी बेटा, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी यूट्यूब के, है ना। 2 टाइप्स ऑफ यहाँ पे एनालिसिस रहता है इसके अंदर बेटा, बेसिक तौर पे एनालिसिस दिखते हैं, तो एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस रहता है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस रहता है यार। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस है ना, व्हाट इज प्रेजेंट,
कितना क्या प्रेजेंट है, क्वालिटी क्या क्वालिटी से प्रेजेंट है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस मतलब कि हाउ मच इज प्रेजेंट, हाउ मच इज प्रेजेंट, कितना प्रेजेंट है। ओके, ये नोट्स आपको एग्जाम में बहुत काम लगेंगे, देख लो। हाँ, है ना, बराबर है क्या नहीं? क्लियर है? चलो, तो क्रोमेटोग्राफी, एक सेकंड के लिए रुक जाओ गाइस, एक सेकंड ना, यहाँ पर टेक्निकल इश्यू आ रहा है, एक सेकंड। ओके, एक ही सेकंड रुक जाओ। एक ही सेकंड रुक जाओ, बस 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं हम। ओके, हेलो, एक सेकंड ना, हेलो 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 हेलो। तो क्या हो, थोड़ी देर પછી आओ। चलो, हेलो, आवाज़ आ रही है? आवाज़, हेलो। चलो, ओके, हो गया बेटा, हो गया। चलो, तो यहाँ पे देखते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या बोलता है भाई। क्रोमेटोग्राफी इज द टेक्निक्स यूज्ड टू सेपरेट कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कोई मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए जो यूज होती है प्रोसेस, उसको हम बोलते हैं क्रोमेटोग्राफी। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंट कंपाउंड्स मूव एट डिफरेंट स्पीड्स। ओके, यहाँ पे जो कंपाउंड्स रहते हैं वो मूव होते रहते हैं एक ट्यूब के अंदर। एक होता है, तो मतलब कि दो फेस होते हैं, जैसे स्टेशनरी फेस एंड मोबाइल फेस। स्टेशनरी फेस से नाम ही पता चल जा रहा है, स्टेशनरी फेस मतलब कि जो स्टेशनरी रहता है। ओके, जो स्टेशनरी रहता है बेटा। इसके अंदर पेपर क्रोमेटोग्राफी, स्टेशनरी फेस पेपर रहता है, मोबाइल फेस सॉल्वेंट रहता है। आरएफ वैल्यू मतलब क्या है ना, डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉलिड अपन, ये जो, हाँ ये इंपॉर्टेंट है ना। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, इसमें अंदर क्या होता है, थिन लेयर। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, कॉलम एंड फिल विद एब्सोल्यूट सिलिका एल्यूमिनियम जेल के साथ वाला जो कंपोनेंट हो, है ना, तो ये है। ओके, थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी टीएलसी, स्टेशनरी फेस faster and more efficient than paper chromatography. Distillation used to separate liquids based on difference in boiling point. मतलब कि जो लिक्विड रहते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत डिफरेंस रहता है, उसको क्या करते हैं, डिफरेंस कर सेपरेट करने के लिए डिस्टिलेशन यूज होता है। सिंपल डिस्टिलेशन होता है, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। ओके, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्लास्क, कंडेंसर, रिसीवर। ओके, बेसिक तौर पे ये चैप्टर नंबर 3 में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया है, और चैप्टर नंबर 3 बेटा आपको होमवर्क होने वाला है ना। चलो, सब्लिमेशन बेटा, सॉलिड से गैस से सॉलिड, सॉलिड से गैस और गैस से सॉलिड, है ना, तो उसको हम सब्लिमेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन बोलते हैं। यूज टू प्योरीफाई सब्लिमेट सब्सटेंस लाइक कैम्फर। कैम्फर मतलब कि कपूर। कपूर मतलब कि सीधा सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होता है कपूर, है ना। क्रिस्टलाइजेशन बेटा चैप्टर नंबर 3 इसके अंदर ही हमने कवर कर लिया है, तो चैप्टर नंबर 3 आपको होमवर्क में मिलेगा बेटा, ये देख लो। चलो, मैं बाद में बात करता हूँ उसके ऊपर। यूज टू प्योरीफाई सॉलिड्स बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी। ओके, सॉलिड्स को प्योरीफाई करने के लिए यूज होता है ना, और बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉलिबिलिटी। मेल्टिंग पॉइंट क्या है बेटा, जो मेल्ट वो आपको पता ही है, बॉइलिंग पॉइंट भी आपको पता है। इंपॉर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन जो बोर्ड में आपको पूछे जाने वाले सवाल है। डिफाइन क्रोमेटोग्राफी, ओके, डिफाइन आरएफ वैल्यू, डिफरेंशिएट सिंपल एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिफाइन क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। बेटा इसी पे से सवाल आएंगे, हाँ, डंके की चोट पे इसी पे से सवाल आएंगे। क्लिप काट लो बेटा, एग्जाम में देख लेना, इसी पे से सवाल आते हैं भाई, देख लेना,
यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स है। RF वैल्यू फाइंड करनी है इन पेपर क्रोमेटोग्राफी है। सॉलिड ट्रैवल 3.5 सेंटीमीटर अपॉन सॉल्वेंट ट्रैवल 5 सेंटीमीटर। फाइंड RF वैल्यू। RF वैल्यू का क्या है बेटा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉलिड अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय सॉल्वेंट, ये हमारी फॉर्मूला है। देयरफॉर यहाँ पे आंसर यहाँ पे 3.5 अपॉन 5 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे सॉलिड कितना ट्रैवल करना है, यहाँ पे 3.5 सेंटीमीटर और सॉल्वेंट कितना 5, तो यहाँ पे 3.5 पर 5 कितना हो जाएगा 0.7। देयरफॉर RF की वैल्यू कितनी आ गई 0.7 आ गई है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं यहाँ पे बोर्ड के हिसाब से। RF वैल्यू न्यूमेरिकल, फिर से RF वाला है, इसमें भी वही है, देखो 0.5 आंसर आ रहा है। आइडेंटिफाई प्योर और इम्प्योर मेल्टिंग पॉइंट बेस्ड। ओके, प्योर है क्या इम्प्योर है? A solid melts at 120 degree Celsius, another sample melts between 15 degree to और 18 degree Celsius, which is pure? ये वाला क्या ये वाला? तो मैं बोलूँगा 120 डिग्री सेल्सियस वाला। क्यों? क्योंकि शार्प मेल्टिंग पॉइंट है प्योर, और जो रेंज मेल्टिंग पॉइंट रहता है वो इम्प्योर रहता है। जो रेंज वाला रहता है वो इम्प्योर रहता है, और जो शार्प रहता है बता दिया कि भाई हाँ यही है, तो उसको हम शार्प मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, और वही प्योर रहता है बेटा, याद रखना। जो यहाँ पे ऐसा रहता है इससे रेंज दी होती है वो बेटा इम्प्योर रहते हैं, और जो शार्प दे दिया रहता है वो प्योर रहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन दी है। चैप्टर नंबर 3 सम एनालिटिकल टेक्निक्स है ना, होमवर्क बिकॉज इट इज़ फुल्ली यूजलेस फॉर एग्जाम एंड वेरी थियोरेटिकल। बेटा बेसिकली यहाँ पे थियोरेटिकल चैप्टर है और ये इसके से सवाल नहीं आते हैं, और जो क्रिस्टलाइजेशन है डिस्टिलेशन है ये सारी के बेसिक आइडिया तो आपको मैंने इस चैप्टर के अंदर ही दे दिए। तो बेटा ये चैप्टर आपको होमवर्क में दे रहा हूँ। ओके, बेसिक तौर पे होमवर्क कर लेना। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो बेटा ये वीडियो है, ये वीडियो है आपका भैया का क्लास 11 वन शॉट चैप्टर नंबर 3 सम एनालिटिकल टेक्निक्स बाय YM सर। 40 मिनट में बेटा ये पूरा का पूरा चैप्टर आपको कवर करके दे दिया है मैंने, है ना। तो ये वीडियो आप यूट्यूब पे देख सकते हो, इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आपको ये चैप्टर एक बार पढ़ के देखो, है ना। आपका पढ़ के देखो, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर आपको नहीं समझ में आता है तो ये वीडियो देख लेना। ओके, क्लियर है। क्लास 11 केमिस्ट्री वन शॉट चैप्टर नंबर 3। ओके, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। ओके, आगे बढ़ते हैं। 30 मिनट्स का वीडियो बना अभी तो। चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ओके, electromagnetic radiation is the form of energy that travels through space in the form of waves. Okay, important terms: wavelength, distance between two successive crests, उसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वेव्स पर सेकेंड। ओके सर, उसको हम बोलते हैं। तो वेवलेंथ की डेफिनेशन पता चल गई, फ्रीक्वेंसी की पता चल गई, और स्पीड ऑफ लाइट। सर चैप्टर नंबर 3 करवा तो रहा है बेटा। चैप्टर नंबर 3 बेटा आपको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कुछ काम का नहीं है। ओके, ओके, कुछ काम का नहीं है बेटा, इसलिए। और वैसे भी मैंने बोला ना, आपको नहीं समझ में आया तो देख लो ना यार वो वीडियो, ये वीडियो देख लो, ये वाली वीडियो। चलो, एनर्जी ऑफ क्वांटम इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच एन, वेयर एच इज हाइजेनबर्ग का जो कांस्टेंट है। एच इज कांस्टेंट है ना, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये उसकी वैल्यू है। देखो ये उसकी वैल्यू है, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। When a light of suitable frequency falls on metal surface, electrons are emitted. Okay, इलेक्ट्रॉन इमिटेड होते हैं जब लाइट फॉल होती है मेटल सरफेस पे। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देयर इज अ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, लाइट गई क्या? कोई बात नहीं।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है बेटा, याद रखना है। बोहर्स एटॉमिक मॉडल, पोस्टुलेट्स, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व, पोस्टुलेट याद रखो, कोई बात नहीं। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव होते हैं, ऐसे फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव होते हैं, है ना। कैसे सर? ऐसे ऐसे फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स में, KLMN वाली। व्हाट द हेल, क्या हुआ? ओके, चलेगा। और ईच ऑर्बिट हैज़ फिक्स्ड एनर्जी, हर एक में एक एनर्जी रहती है जिसको हम एंथैल्पी बोल सकते हैं, है ना। आयोनाइजेशन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट एमिट एनर्जी व्हाइल रिमूविंग इन द स्टेबल ऑर्बिट। इसके पोस्टुलेट मतलब इसके जो स्टेटमेंट थे उस रियल ट्रूथ थे, उसके फायदे क्या थे बेटा? देखो, उसने सबसे पहले बोला कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं न्यूक्लियस में, सर्कुलर ऑर्बिट्स में, बिल्कुल सही कहा। इलेक्ट्रॉन्स में हर एक शेल में एक एनर्जी रहती है, बिल्कुल सही कहा सर। एनर्जी इज एमिटेड और एब्जॉर्ब व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स बिटवीन ऑर्बिट्स। ओके, जो एनर्जी रहती है वो एब्जॉर्ब रहती है जब वो एक दूसरे से, एक सेल से यानी कि एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाते हैं, बिल्कुल सही कहा सर, है ना। एनर्जी ऑफ NTH ऑर्बिट, ये देखो ये ऑर्बिट का एनर्जी है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, है ना। रूल्स, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन EC बहुत इंपॉर्टेंट है। अबव प्रिंसिपल यूज होता है ना। अबव प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हैंड्स रूल। ओके, एग्जांपल के तौर पे सोडियम है Z = 11, तो 1s2 2s2 2p6 3s1। ओके, ये पूरा का पूरा एक रहता है बेटा जो कि आपको याद रखना है। ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर टू ब्रेगलॉस हाइपोथेसिस, है ना। दो नेचर रहते हैं एक मैटर के, एक होता है बेटा अपना वेव नेचर और एक होता है लाइट नेचर, वेव नेचर और लाइट नेचर। ओके, अकॉर्डिंग टू ब्रोंगले ने क्या बोला कि एवरी मूविंग पार्टिकल हैव वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, एनर्जी मूविंग पार्टिकल में। लेकिन द वेवलेंथ एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल्स इज गिवन बाय, ये इसकी फॉर्मूला है ना। वेयर ये ए जो है वो वेवलेंथ है, H जो है वो प्लैंक्स कांस्टेंट है जो कि आपको पता है ये रहता है, M है मास ऑफ पार्टिकल, V है वेलोसिटी। चलो बेटा, मैथ्स का फिजिक्स को ऑलरेडी डाल दिया। ओके, फिजिक्स को ऑलरेडी डाल दिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर बोर्ड के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं। इलेक्ट्रॉन बिहेव्स बोथ पार्टिकल एंड वेव, क्यों? ये आपको लिखना है। ये इसी के अंदर था, ये इसी के अंदर था पूरा ड्यूल नेचर वाला, है ना। दिस एक्सप्लेन्स स्टेबिलिटी ऑफ एटम्स बेटर देन बोहर मॉडल। ओके, मतलब कि ये जो डी ब्रोंगले का था वो यहाँ पे बोहर से ज़्यादा फायदेमंद था, क्यों? वो भी लिखना है आपको। दिस इज कॉल्ड वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, है ना। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी क्या है वो आपको लिखना है। आगे बढ़ते हैं। हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल। ओके, हाइजेनबर्ग अनसर्टिनिटी प्रिंसिपल, वर्नियर हाइजेनबर्ग ने क्या बोला कि इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन साइमल्टेनियसली दैट एग्जैक्ट पोजीशन एंड एक्सपेक्ट मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ये किसका झूठा बोला सर? पहले तो यहाँ हमारे डी ब्रोंगले साहब आए, उसने बोहर को खुद गलत बताया। अब आए भैया हाइजेनबर्ग, उसने उसको गलत बता दिया डी ब्रोंगली को, है ना। चलो, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन, ये वाला हमने देखा। ओके, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होता है बेटा? डेल x इज इक्वल टू डेल p मल्टीप्लाई बाई ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4a। ये एक्सप्रेशन याद रखो बेटा, इजी है, इम्पोर्टेंट है ना, इम्पोर्टेंट है ना। वेर डेल एक्स क्या है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। ओके, डेल पी क्या है? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। बेटा ये आपको बोर्ड लेवल का नहीं, मैंने CET लेवल का आपको ये टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ। बोर्ड में इतना ज़्यादा कंसेप्ट आपको नहीं दिया है, CET में आता है इसलिए मैंने, है ना। इंपॉर्टेंट बोर्ड टॉपिक्स, इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव इन फिक्स ऑर्बिट्स। ओके, तो ये बेटा ये पॉइंट नहीं आते बेटा। ओके, ये पॉइंट नहीं आते, ये पॉइंट भूल जाओ, ये मैंने गलती से लिख दिए, ये पॉइंट नहीं आते, है ना। नहीं, बेसिक तौर पे आते नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता हूँ मैं, आ भी सकते हैं।
एक बार करके रखो ये वाले भी, और ये वाले भी करके रखो, है ना, ये वाले भी करके रखो। और क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम क्या था, डेवलप बाय स्क्रॉन्जियर। अकॉर्डिंग टू हिज इलेक्ट्रॉन पोजीशन इज डिस्क्राइब इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से होता है। इलेक्ट्रॉन डज नॉट मूव इन फिक्स्ड पाथ, ओके बिल्कुल सही कहा था इसने। और अब भैया हाइजेनबर्ग की बैंड बजाने आ गया हमारा स्क्रॉन्जियर। स्क्रॉन्जियर हाइजेनबर्ग मतलब कि सबसे पहले बोहर की बनाई किसने, बोहर की बैंड बजाई हमारे डी ब्रोगली ने, डी ब्रोगली की बजाई हाइजेनबर्ग ने, हाइजेनबर्ग की बजाई अपने किसने, अपने इसने क्या नाम इसका, स्क्रॉन्जियर ने। और रीजन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड एन ऑर्बिटल। क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर बेटा, एक तो यार क्या नाम है भैया इसका, क्वांटम नंबर। देखो यहाँ पे क्वांटम नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर रहते हैं। एक रहता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो किसको रिप्रेजेंट करता है, शेल को रिप्रेजेंट करता है, SBDF, सॉरी शेल को मतलब कि KLMN को, है ना। एजीम्यूथल, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, यार कैसे कैसे नाम है ये लोग के, रिप्रेजेंट करता है सब शेल को, SBDF, ओके। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर रिप्रेजेंट करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल को, मतलब कि लेट्स से स्ट्रक्चर को, ऐसा समझ लो स्ट्रक्चर को, ओके। M1 इज इक्वल टू, ये सारे फॉर्मूला कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं रहती भाई आपको, है ना, ये मैंने CET लेवल का थोड़ा सा पढ़ा लिया है। W मतलब कि न्यू स्लाइड के लिए, देखो कुछ नहीं बेटा, W यहाँ पे देखो, यहाँ पे 4 टाइप्स थे, 4 टाइप्स से याद रखने, आपको याद रखने हैं, ओके। चलो अभी तो बहुत सारे चैप्टर बाकी है ना, अभी तो चौथा 5 6 7 3 चैप्टर बाकी है अभी तो। चलो अभी तो भैया 3 घंटे क्या, 3 घंटे क्या, 3 घंटे क्या, अभी तो 36 मिनट्स का वीडियो बनाया रहे यार नमूने। चलो ओके चलो साडा आगे बढ़ते हैं। चलो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, शेप्स ऑफ ऑर्बिटल, एक होता है S ऑर्बिटल, एक होता है P ऑर्बिटल, एक होता है, ओके चलो। तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल मतलब कि स्फेरिकल इन शेप, S ऑर्बिटल स्फेरिकल, S है ना, ये देखो ये S और ये S, 1 S ऑर्बिटल इन इटसेल्फ, ओके। डायग्राम आइडिया इसका ऐसा कुछ डायग्राम रहता है। P ऑर्बिटल डम्बल शेप्ड होता है, 3P ऑर्बिटल्स PX PY PZ, ओके। डायग्राम आइडिया कुछ इस तरीके का होता है। एग्जाम्पल ऑफ VC, ये एग्जाम्पल, ओके चलो। चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर है बेटा आपका। चलेगा, सर आपने क्या लिया था बेटा, मैं महाराष्ट्र बोर्ड में PCM भी पढ़ रहा था, उसके बाद मैंने जेई की एग्ज़ाम दी, जेई मेंस की, जिसमें मेरा कुछ अच्छा खासा स्कोर नहीं हुआ। फिर मैंने MHT CET दी, फिर मेरे को अच्छी खासी कॉलेज मिल गई, उसमें से मैंने BSc किया, BSc के बाद अभी टीचिंग फील्ड में हूँ मैं। चैप्टर नंबर 5 केमिकल बॉन्डिंग, इंट्रोडक्शन। एटम्स कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स टू अटेन स्टेबिलिटी, स्टेबल इलेक्ट्रॉन कन्फिगरेशन, ओके चलेगा। चलो एटम्स जो रहते हैं वो फॉर्म मॉलिक्यूल्स करते हैं, अटेन स्टेबिलिटी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ओके 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 ओके। ऑक्टेट रूल, ऑक्टेट रूल बहुत इंपॉर्टेंट है। एटम्स एटम्स गेन और टू अचीव नोबल गैस कन्फिगरेशन, ओके। एटम्स जो रहते हैं वो गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन या लूज करते हैं नोबल गैस अचीव करने के लिए, है ना। इसके लिमिटेशंस थे, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट इनकम्प्लीट रह रहा, ऑक्टेट कैसे रह रहा, इनकम्प्लीट रह रहा। नेक्स्ट है एक्सपांडेड ऑक्टेट, थर्ड है ऑक्टेट ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल्स, ओके। आगे बढ़ते हैं,
आयोनिक बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड क्या होता है बेटा? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नॉन मेटल से मेटल तक जो ट्रांसफर रहता है उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। जैसे कि NaCl, NaCl मतलब कि Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, Na प्लस E माइनस, ओके, Cl E माइनस Cl माइनस, ओके। चलो, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन Na प्लस एंड Cl माइनस फॉर्म्स आयोनिक बॉन्ड। इनके बीच का अट्रैक्शन जो रहता है उसी का बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। चलो, कैरेक्टरिस्टिक्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, ओके। किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स? आयोनिक बॉन्ड की, ओके। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, हार्ड एंड ब्रिटल, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टेन स्टेट, सॉल्युबल इन वाटर। चलो, ओके। अब ले लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी मतलब क्या बेटा? वन मॉलिक्यूल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फॉर्म फ्रॉम गैसियस आयंस। जो एनर्जी रिलीज होती है कब? जब वन मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है गैसियस आयन से, तब उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। जब गैसियस आयन से आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है तब जो वन मोल में जो एनर्जी रिलीज हुई उसको हम बोलते हैं लैटिस एनर्जी। क्लियर है? ग्रेटर चार्ज हायर लैटिस एनर्जी, मतलब जब चार्ज ज़्यादा रहेगा तब हायर लैटिस एनर्जी रहेंगी। स्मॉलर साइज रहेंगी तो हायर लैटिस एनर्जी रहेंगी, ओके। ये याद रखो, ये आपको MCQs में पूछे जाएंगे। MCQ, कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड क्या है भाई? शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन एटम्स। अब इलेक्ट्रॉन्स को शेयर, उधर गेन और लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता था, इधर शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है ना। सिंगल बॉन्ड हो तो वन पेयर शेयर्ड हो जाए, सिंगल बॉन्ड मतलब कि वन पेयर शेयर्ड, डबल बॉन्ड मतलब कि टू पेयर शेयर्ड। इसका बेटा जो वास्ट स्टडी रहता है वो आपको बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहता है और हाइड्रोकार्बन्स में रहता है, जो केमिस्ट्री 2 में हम कवर करेंगे, ओके 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 ओके। मज़ा आ गया सर। ट्रिपल बॉन्ड, 3 शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। एग्जाम्पल के तौर पे H2O2N2, ओके। लेविस स्ट्रक्चर्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स यूजिंग डॉट्स, ओके। स्टेप्स है इसके, काउंट करो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को, सिलेक्ट सेंट्रल एटम, कंप्लीट ऑक्टेट, है ना, और मिनिमाइज फॉर्मल चार्ज, ओके। बिल्कुल, फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला बेटा है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स VE माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्लस हाफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स। बेटा ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इज एन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। स्ट्रक्चर विथ लोवेस्ट फॉर्मल चार्ज इज मोस्ट स्टेबल। जो लोवेस्ट फॉर्मल चार्ज रहता है उसमें सबसे स्टेबल कंपाउंड रहता है। VSFR थियरी, ओके। VSFR थियरी मतलब कि क्या बोल रहा है कि शेप्स के हिसाब से यहाँ पे नंबर ऑफ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स या लोन पेयर्स हम बता सकते हैं। अगर 2 रहा इलेक्ट्रॉन पेयर तो उसको हम लीनियर बोलेंगे, 3 रहा इलेक्ट्रॉन पेयर तो ट्रायंगुलर प्लेनर बोलेंगे, 4 रहा टेट्राहेड्रल, 5 रहा ट्राइकोनल बाइपैरामिडल, 6 रहा ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसके वास्ट स्टडी आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में ही मिलेंगी। चलो नेक्स्ट है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल टू फॉर्म इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, ओके। sp रहा लीनियर, sp2 रहा ट्रायंगुलर प्लेनर, sp3 रहा टेट्राहेड्रल। एग्जांपल के तौर पे अब CH4 है तो CH4 मतलब कि यहाँ पे एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है, ओके। तो बताओ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बन जाएगा, मतलब sp3 मतलब कि क्या होगा? ये टेट्राहेड्रल होगा। स्ट्रक्चर इसका टेट्राहेड्रल मतलब कि कुछ ऐसा, ये होता है बेटा टेट्राहेड्रल। क्लियर? ट्राइगोनल प्लेनर मतलब कि कुछ प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर जैसा रहता है, वो आपको के बुक में दिखेगा, चलेगा। तो ये रहा। फिर पोलैरिटी ऑफ बॉन्ड्स, पोलैरिटी रहती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कॉजेस पोलैरिटी। जितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहा उतना पोलैरिटी रहेगा। पोलैरिटी मतलब प्लस या माइनस चार्ज आना, है ना।
चलो डाइपोल मोमेंट m इज इक्वल टू क्यू इंटू डी, ये डाइपोल मोमेंट आपको बुक में नहीं है. इफ डाइपोल मोमेंट इज जीरो देन नॉन पोलर, इफ डाइपोल मोमेंट इज नॉट जीरो देन पोलर. चलेगा. हाइड्रोजन बॉन्डिंग अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स FON, इतने 3 एलिमेंट्स में ही होती है भाई, जो कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहते हैं, है ना. हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन के साथ जो नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स रहते हैं उनके साथ. रिस्पॉन्सिबल फॉर, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट बन सकता है इससे, है ना. हाई बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर. अब मेरे को वाटर को एकदम गर्म बनाना, मतलब उसको एकदम मैं हीट दे सकूँ, हीट दे पाऊँ, उसके लिए मैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग यानी कि ये एलिमेंट यूज़ करूँगा. स्ट्रक्चर ऑफ आइस. ओके चलो नेक्स्ट चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन. बेटा जो हमारा 7 चैप्टर है ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ये कितना है, जो भी हमारा यहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो हम केमिस्ट्री 2 में कंसिडर करके चलेंगे. केमिस्ट्री 2 बड़ा वीडियो बनेगा फिर, है ना. तो हम बोला मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को ये वाले वीडियो में लेना है क्या नेक्स्ट वीडियो में लेना है, बता दो एक बार. ये वाले वीडियो में क्या नेक्स्ट वाले वीडियो में. ओके बताओ भाई, जल्दी बताओ, क्लियर से बताओ. ओके नेक्स्ट वीडियो में, वेरी गुड. चलो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम. चलो तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है रेडॉक्स रिएक्शन. देखो भाई अभी तक हमने 5 चैप्टर पढ़ लिया है, अभी तक हमने 5 चैप्टर पढ़ लिया है ना. एक हो गया सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, है ना. सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री पढ़ लिया सर. अरे सर बहुत ही बढ़िया. इंट्रो टू एनालिटिकल केमिस्ट्री भी पढ़ लिया सर. अरे बहुत ही बढ़िया सर. बेसिक एनालिटिकल टेक्निक होमवर्क में दिया. अरे बहुत ही बढ़िया सर. स्ट्रक्चर ऑफ एटम ओके सर. केमिकल बॉन्डिंग पढ़ लिया. रेडॉक्स रिएक्शन अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, और जो MPT रहेगा वो नेक्स्ट क्लास में रहेगा. चलो आगे बढ़ते हैं. रेडॉक्स रिएक्शन. रेडॉक्स रिएक्शन मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दोनों साइमल्टेनियसली हो. ऑक्सीडेशन क्या है सर, ऑक्सीडेशन क्या है ना. ऑक्सीडेशन क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. और रिडक्शन में क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन. चलेगा. एग्जाम्पल के तौर पे CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2O. यहाँ पे देखो ऑक्सीजन क्या हो रहा है, रिलीज हो रहा है, मतलब कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, मतलब कि ये रिडक्शन है ना. और H2 क्या ऑक्सीडाइज हो रहा है. इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट. बेटा ये इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब कि लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, रिडक्शन मतलब कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. ओके. ऑक्सीडेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट, ये ऑक्सीडेशन नंबर आपको पढ़ना है. चलो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉजेस ऑक्सीडेशन, है ना. इट गेट रिड्यूस्ड. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉज ऑक्सीडेशन करता है, रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करता है. बस इतना याद रखो. टाइप्स ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, एक होता है कॉम्बिनेशन, एक होता है डीकॉम्पोजिशन, एक होता है डिस्प्लेसमेंट और एक होता है डिसऑपरेशन. सर एक बार ऑक्सीडेशन नंबर का कंसेप्ट रिवाइज करा दो. ऑक्सीडेशन नंबर क्या है बेटा, एक अपरेंट चेंज ऑफ एन एटम इन कंपाउंड रहता है. ओके. रूल्स है बेटा, फ्री एलिमेंट है, फॉर नॉन एटॉमिक आयन. ये सारे रूल्स आपको इजीली आपको होमवर्क में यहाँ पे होमवर्क में दे रहा हूँ मैं रूल्स. चलो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट. चलो बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शंस. 2 मेथड रहती है बेटा बैलेंसिंग से. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, है ना. आयन इलेक्ट्रॉन मेथड. ओके. बोर्ड मोस्टली आस्क्स ऑक्सीडेशन नंबर मेथड. बेटा जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट बोला जाएगा हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड क्या है, सबसे पहले क्या है, स्केलेटल इक्वेशन का स्केलेटल लिखो. चलेगा, मतलब कि उसका जो डायग्राम है वो लिखो. फिर ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करो. ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमाइन करो. ऑक्सीडेशन नंबर मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा. फिर कैलकुलेट चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर. ऑक्सीडेशन नंबर के अंदर जो चेंज आ रहा है वो डिटरमाइन करो. फिर इक्वलाइज इंक्रीज एंड डिक्रीज. इंक्रीज जो हो रहा है और डिक्रीज जो हो रहा है उसको इक्वलाइज कर दो. फिर बैलेंस को, एटम्स को बैलेंस करो. एप्लीकेशन ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन. एप्लीकेशन ऑफ बैलेंस रेडॉक्स रिएक्शन, मेटलर्जी होता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता है, बैलेंस ब्लीचिंग में यूज़ होता है, रेस्पिरेशन में यूज़ होता है. न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन. ओके. फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर. ओके. S in H2SO4, Cr in K2H. ये सारे आपको सॉल्व करने हैं.
ये सारे आपको सॉल्व करने हैं बेटा। देखो सबसे पहले क्या बोला है, H2SO4 में ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना बेटा। इसका जो आपको सॉल्यूशन रहेगा, जो भी यहाँ पे न्यूमेरिकल रहेंगे, इसका सॉल्यूशन आपको वीडियो में मिल जाएगा, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में उसी वीडियो का दे देगा। 2 वीडियो मैंने एक साथ बना दिए। चलो अब ये चैप्टर स्टार्ट करो क्या नहीं करो यार, बताओ यार कितने टाइम हुआ यार। अभी तो भैया कितना टाइम हुआ, अच्छा 50 मिनट्स हो गए क्या। मैं बोल रहा हूँ चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट कर देते बेटा, क्या बोल रहे हो तुम लोग। कैसे केमिस्ट्री 2 में हमको फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 10 चैप्टर करने पड़ेंगे, है ना, जो कि बेसिकली 10 चैप्टर करने पड़ेंगे। हाँ ऑफकोर्स बात है, 10 चैप्टर करने पड़ेंगे, या तो हमको केमिस्ट्री 1, केमिस्ट्री 2, केमिस्ट्री 3 ऐसे करके वीडियोस डालने पड़ेंगे। चलो तो बेटा आपकी मेहरबानी, आप जो बोल रहे हो वही करते हैं, अभी चैप्टर नंबर 7 स्किप करते हैं। ओके, तो थैंक यू गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस वंडरफुल लेक्चर। द नेक्स्ट वीडियो केमिस्ट्री 2 विल कम सून, है ना, केमिस्ट्री 2 वन शॉट येरा बाय वाइम सर। ओके, तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करते हुए चीजों अंदाज के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहना और देखते रहना केमिस्ट्री एंड फिजिक्स विद वन एंड ओनली वाइम सर। तब तक के लिए बाय, गुड डे, नाइस डे।